हेलो गाइस। सो अब तक हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में हमने अब तक 7 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज का लेक्चर हमारा 8th लेक्चर है। ठीक है। और आई थिंक ये जो आज का लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, उस लेक्चर में आप क्या देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसमें क्या क्या फंक्शन थे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से मेंबर थे, कितने सेशन में कितना टाइम लगा, कितना खर्चा आया। ठीक है। कौन कौन कमेटी, कौन चेयरमैन थे। ठीक है। सब जो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बनी, ठीक है, जो भी 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज जो टाइम लगा, उस प्रोसेस में क्या क्या हुआ उसको हम ब्रीफ में देखेंगे। और इम्पोर्टेंट जो एम लक्ष्मीकांत के जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो इसमें आपको मिलेंगे। सिंपल है और बहुत ही कम टाइम में, बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे से अपन इसको डिस्कस करने वाला है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड का मीनिंग तो आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वगैरह वगैरह, राइट। तो इसमें तो कोई, हाँ, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 1934 में, 1934 से पहले कोई भी इंडिया का, मतलब कोई भी इंडिया के पर्सन ने ये नहीं बोला, इंडिया के सिटीजन ने, कि क्या होगा, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो अब तक किसी ने कोई डिमांड नहीं रखी। बट 1934 में क्या हुआ, एक जेंटलमैन थे, एमन रॉय, हु वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने 1934 में ब्रिटिश इंडिया को क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए फ्रेम करेगी। सिंपल है। तो सबसे पहले डिमांड किसने रखी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन की, वो थे एम एन रॉय। 1934 में सबसे पहले, अगर फिल्म्स में से क्वेश्चन आए तो आपको अवेयर होना चाहिए, आपको याद पता होना चाहिए, राइट। और उसको फॉलो करते हुए 1935 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली ये डिमांड कर दी, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले एम एन रॉय 1934 में किसने, एम एन रॉय ने बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिया का। ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। ठीक है, सिंपल। और 1935 में, एक साल के बाद ही, आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो कि उस टाइम की सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है, मास पार्टी थी एक तरह से। तो उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने 1935 में उन्होंने बोला कि हाँ, अब ऑफिशियल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमें भी ब्लैक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने बोला। सिंपल है। ठीक है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है। अब देखो, 1934 में आपको पता होगा, 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ठीक है, सिंपल है। 1945 में जब अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब उस पे लाइक मारे, किस पे, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान की 2 सिटीज है उन पे, तो उससे क्या, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया उसके बाद। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उसी टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फोर्सफुली इंडियन जो सोल्जर्स है उनको वॉर में भेज रही थी, विदाउट आस्किंग, विदाउट देयर कंसेंट और विदाउट आस्किंग द इंडियन लीडर्स, राइट। तो उसी 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 में उन्होंने उसको राजी करने के लिए क्या बोला, इंडियन जो जो ऑब्वियसली जो कांग्रेस वगैरह जो लीडर्स हैं उनको बोला कि ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो अपन फुलफिल करेंगे। उन्होंने अगस्त ऑफर में बोला, जो कि 1940 में आया था। ठीक है। बट उसके बाद क्रिप्स मिशन भी आया। ठीक है, अगस्त ऑफर उनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब कांग्रेस वगैरह ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, उसको भी कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। पर लास्ट में कैबिनेट मिशन आया 1946 में। ठीक है, तो ये मोर और लेस क्या कर दिया, बहुत क्या, मुस्लिम लीग, बहुत मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब इसी के बेस पे क्या होगा, जो कैबिनेट मिशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसी के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या होगा, बनेगी। उसी के बेस पे मीटिंग्स होगी। ठीक है, जो भी सब कुछ होगा। तो 1940 जो 6 था, उसमें कैबिनेट मिशन आया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगस्त ऊपर के भाई 1940 में। उसके बाद किप्स मिशन आया, अपन मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या होता है, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस थे। अगस्त ऊपर में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या बोला, और क्रिप्स मिशन में क्या बोला, और फाइनली जो कैबिनेट मिशन जो कि सक्सेसफुल रहा, वो दोनों अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन क्या थे, अनसक्सेसफुल रहे। कैबिनेट मिशन मोर और लेस बहुत कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड। ठीक है, और फिर देखो, आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन में और जो 3 मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे। एक तो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन लेके आए थे हेड करके, वो भी इस मिशन के मेंबर है, कैबिनेट मिशन के। और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो आपको नाम याद रखना है। एक तो देखो, खुद क्रिप्स मिशन जो खुद लेके हेड करके आए, चेयरमैन थे उस टाइम पे, वो खुद मेंबर है यहाँ पे फिर से, क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, और एक पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों मेंबर कैबिनेट मिशन के। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ठीक है, उसमें का कंपोजिशन क्या था, उनमें कौन कौन लोग थे। ठीक है, जो भी है सब कुछ, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कब, सॉरी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कब, वो बनी नवंबर 1946 को बनी। सिंपल है। ठीक है,
नवंबर 1946 को आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ जाएगा अगर आप सपोज, बट एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट यू मस्ट नो अबाउट, लाइक इतना तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। अगर कभी डिस्कशन वगैरह हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पे तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए। तो नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, किसके बेस, मिशन के बेस पे, कैबिनेट मिशन पे, ठीक है। इसके फीचर क्या क्या थे वो देख लेते हैं अपन जल्दी से, ठीक है। देखो, कैबिनेट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारी बनी नवंबर 1946 को, उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 389 थी, ठीक है। 389 सिंपल है। अब देखो इस 389 में 296 जो मेंबर्स थे, जो सीट्स थी, वो किसको लेट थी? ब्रिटिश इंडिया को। तो आपको पता होना चाहिए जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, ठीक है, जब इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, तो उस टाइम पे दो टाइप के क्या थे, एरियाज थे, ठीक है, इंडिया में। एक तो था ब्रिटिश इंडिया, जिसे अपन ब्रिटिश प्रोविंस बोलते हैं, ठीक है, या ब्रिटिश एम्पायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, उस टाइम पे। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, जो कि देसी रियासत थी, जिसपे रूलर कौन थे? लोकल रूलर थे, पर इनडायरेक्टली वो ब्रिटिश के अंदर ही थी, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब टैक्स वगैरह देते थे इसको, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो दो टाइप के मतलब थे, एक तो ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश प्रोविंस बोल सकते हो आप, एक था प्रिंसली स्टेट, जिसपे जिसका रूलर कौन था? लोकल रूलर होता था, ठीक है, उसी स्टेट का। सिंपल। तो देखो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो ऑब्वियसली सीट्स तो पूरी इंडिया से आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया के लिए बन रहा है, राइट। तो ऑब्वियस है उस टाइम पे ऑब्वियसली पाकिस्तान वाज आल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश टुडे, आज के जो बांग्लादेश वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश करंटली जो आज के, वो सारे इंडिया के पार्ट थे, राइट। तो उन सभी एरिया से क्या आएंगे? ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव आएगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो टोटल स्ट्रेंथ थी 389। जो 296 जो मेंबर्स थे वो कहां से आए थे? वो आए थे ब्रिटिश इंडिया से। जबकि 93 सीट्स या 93 मेंबर्स वो कहां से आने थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए, वन सेकेंड, 290 सीट्स जो थी टोटल, उसमें भी दो टाइप के मतलब डिवीजन थे। देखो ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया ब्रिटिशर्स ने। जैसे आज हमारे क्या है, आज हमारे जो करंट जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, दो टाइप के यूनिट्स हैं, स्पेशली तीन टाइप्स की। आज तो देखो एक तो स्टेट से, एक यूनियन टेरिटरी है और एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन ऑफ दिल्ली, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो तीन तरह के, उस टाइम पे दो तरह के थे। उस टाइम पे दो तरीके से थे। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट उन दो एरियाज को, दो अपने एरियाज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो उन्होंने कहा गवर्नर प्रोविंस बोला, एक तो मतलब एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी उन्होंने बोला कमिश्नर्स प्रोविंस, ठीक है। तो एक को तो बोला गवर्नर्स के प्रोविंस और एक बोला कमिश्नर प्रोविंस। तो देखो 296 टोटल से ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है, उसमें से आपको क्या मिलेगा? जो 292 जो मेंबर है वो कहां से आएंगे? 11 गवर्नर जो प्रोविंस थे वहां से आएंगे। तो 11 गवर्नर प्रोविंस में कौन कौन से प्रोविंस थे? एक तो असम था आपका, एक बंगाल था आपका। असम वगैरह उस टाइम पे बंगाल भी बहुत बड़ा था। बंगाल आज के बांग्लादेश को इंक्लूड करता है, वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश दोनों इंक्लूड। बिहार भी बहुत बड़ा था, झारखंड वगैरह सभी आते थे इसमें, ठीक है। और यूपी यूनाइटेड प्रोविंस था, उसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे उस टाइम पे। और सेंट्रल प्रोविंस जो आज का मध्य प्रदेश वगैरह है, जो आज का छत्तीसगढ़ वगैरह है, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, ठीक है, राजस्थान का कुछ पार्ट, ठीक है। और इसके अलावा मद्रास, मद्रास काफी बड़ा स्टेट था, जो आज का सिर्फ जिसे अपन चेन्नई बोलते हैं, उस टाइम पे देखो मद्रास तमिलनाडु भी था, केरला भी था, ठीक है, हैदराबाद भी कुछ पार्ट था, कर्नाटक का कुछ पार्ट था, मतलब कुछ बड़ा बहुत बड़ा था। आंध्र प्रदेश का मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट था, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे, बॉम्बे मतलब बहुत बड़ा बॉम्बे था, ठीक है। बॉम्बे में क्या क्या आता था? गुजरात आता था, महाराष्ट्र आता था, और क्या आता था? बॉम्बे खुद आता था, ठीक है। और मतलब उड़ीसा, ये भी काफी बड़ा था। पंजाब, सिंध जो आज का पाकिस्तान का पार्ट है, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो आज का जो आपका वेस्ट नॉर्थ, आपका वेस्ट जो पाकिस्तान का पार्ट है करंट, उसे अपन क्या बोल, उस टाइम पे वो किसका पार्ट था? 11 गवर्नर प्रोविंस। इन प्रोविंसेस को कितनी सीट्स मिली? 290 सीट्स मिली, 292 सीट्स मिली आउट ऑफ 296 सीट टोटल ब्रिटिश इंडिया की। अब देखो पीछे कितनी बची? 4 सीटें बची। 4 सीटों को है ना, उन्होंने क्या बोल दिया कि 4 सीटों को, 4 जो कमिश्नर प्रोविंस, कमिश्नर मतलब डायरेक्टली जो गवर्न होते हैं, जैसे आज की यूटी थे, आज की जो यूनियन टेरिटरी है, वैसे ही पहले क्या होते थे? कमिश्नर प्रोविंस होते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तब। ये हमने देखा भी है यूनाइटेड स्टेट टेरिटरी के लेक्चर में, हमने देखा है कि ये कौन कौन से थे, और ये भी देखा एक्चुअली, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते फिर से। देखो 4 होते थे। एक तो अजमेर मेरवाड़ा, जो आज के राजस्थान का जो पार्ट वगैरह है, कुछ अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, ठीक है, वहां पे। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली ऑब्वियसली दिल्ली। कुर्ग ये कर्नाटक में आता है। और जो ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो आज करंटली किसमें आता है? पाकिस्तान में आता है, जहां से बलूचिस्तान से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं सेपरेट कंट्री वगैरह, वो डिमांड करते रहते हैं पाकिस्तान, आज भी बलूच वगैरह जो होते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो ये जो 4 कमिश्नर प्रोविंसेस थे, ठीक है, उन 4 कमिश्नर जो
जो कमीशन को 4 सीटें मिल गई, ठीक है। तो टोटल 296 सीट्स थी, 292 सीट्स मिल गई 11 गवर्नर प्रोविंसेस को, और 4 सीट मिल गई कमीशन जो प्रोविंसेस थे, इसमें मेनुला, दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है, सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड उसका जो फीचर वो है कि लगभग एक सीट है ना, वो कितने लोगों के ऊपर आती थी, 10 लाख पॉपुलेशन थी, उसके ऊपर एक सीट आती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो लगभग इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 38.9 सीआर, सॉरी 38.9 सीआर, ठीक है। तो देखो इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की उस टाइम पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली रफली 389 सीट्स थी, तो 10 लाख के ऊपर एक सीट थी, सिंपल। नेक्स्ट जो फीचर थी वो थी कि जो ब्रिटिश इंडिया से जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में तो वो एक्चुअली इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ऐसे नहीं जैसे आज जब हम लोकसभा में अपन सभी वोट डालते हैं, ये जैसे राज्यसभा में इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन वैसे ही हुआ था। आज राज्यसभा में क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, एमएलए जो होते हैं वो क्या वोट डालते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, राइट। वैसे ही सिमिलरली क्या हुआ, लेजिस्लेटिव जो उस टाइम पे असेंबलीज थी स्टेट्स की, उन्होंने इन ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनके लिए वोट डाला कि कितनी सीटों के लिए, 296 सीट्स के लिए। ऑब्वियसली 93 सीट्स होती प्रिंसली स्टेट्स की, वो वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, वहाँ पे नॉमिनेशन होता है। तो देखो नेक्स्ट फीचर क्या है, प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन था वो नॉमिनेशन के थ्रू हुआ था, जो वहाँ का हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट था वो वहाँ पे मतलब उसको नॉमिनेट करेगा, ठीक है। हाँ, अभी एक्चुअली ये आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार हम देख रहे हैं कि देखो सिंपल है, यहाँ पे भी इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, जिससे राज्यसभा में होता है, राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, आपको पता ही है, ठीक है। अपन आगे के इलेक्शन में पढ़ेंगे भी पार्लियामेंट के बारे में, सब कुछ, ठीक है, इलेक्शन कैसे होता है, सब कुछ प्रोसीजर सारे। बट हाँ, आपको मतलब बेसिक आइडिया होना चाहिए कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है, वैसे ही हुआ था उस टाइम पे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें जो मेंबर थे वहां के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, वो नॉमिनेशन के थ्रू आने थे, ठीक है। तो इस प्रकार ऊपर देख लिया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बॉडी क्या थी, तो पार्टी इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी, मतलब आधी आधी तो इलेक्टेड थी और आधी नॉमिनेटेड थी, मतलब थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और जो भी इलेक्शन ये भी हुआ था वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन था, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, सिंपल है। अब देखो इलेक्शन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स के इलेक्शन कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कब, नवंबर 1946 को। तो जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ और नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीटें जीती 208, मुस्लिम लीग ने 73 जीती, अदर्स इंडिपेंडेंट वगैरह लोगों ने 15 सीट्स जीती। अब आपको इतना याद नहीं रखना है, बस इस बेसिक आइडिया के लिए, ठीक है। अब देखो 93 जो सीट्स तो जो प्रिंसली स्टेट को अलॉट हुई थी, वो एक्चुअली उन्होंने फिल ही नहीं की। क्यों नहीं फिल की, देखिए क्योंकि सिंपल है, अभी कोई रूलर है, आपको मतलब बेसिक आइडियोलॉजी है इसमें, देखो कोई अभी रूलर है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर बन गया तो उनको रूलर हटा दीजिए, उनकी जगह क्या गवर्नमेंट आ जाएगी, तो कोई रूलर चाहेगा क्या कि उसकी पावर उसके हाथ से चली जाए, किसी दूसरे मतलब लोगों के हाथ में चली जाए, ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से दूर रखा, तो उन्होंने वो सीट से नहीं भरी, ठीक है। अब देखते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वर्किंग कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इसकी जो मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो कब हुई, हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सिंपल है। तो देखो बनी कब, आपको पता होनी चाहिए, बनी सबसे पहले इलेक्शन कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 हुए थे। बनी कब, नवंबर 1946 को। फर्स्ट जो मीटिंग है वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और मुस्लिम लीग, वो क्या मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद जिना, उन्होंने क्या किया, इसका बॉयकॉट किया इस मीटिंग का, और बोला कि हमें एक अलग से सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। उन्होंने पार्टीशन की मांग की, ठीक है, मतलब। तो उस टाइम पे देखो 93 सीट्स तो वैसे भी प्रेस लीड से नहीं फिल कर रहे हैं, और उस टाइम पे देखो 73 जो मुस्लिम्स के जो मेंबर्स थे उनमें भी वो भी नहीं आ रहे थे, देखो 93 ये नहीं आ रहे, उन्होंने फिल नहीं की। 73 ये जो लोग मुस्लिम लीग ने जो सीट जीती हैं, वो क्या करे, बॉयकॉट कर रहे हैं कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हमें तो मतलब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, और कुछ इंडिपेंडेंट लोगों से नहीं आई। तो उस टाइम पे देखो 211 मेंबर्स ने फर्स्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको क्या क्या अटेंड किया, तो 211 मेंबर्स ने अटेंड किया उस दिन फर्स्ट मीटिंग को। और जो डॉक्टर सज्जनन सिन्हा, जो कि सबसे मतलब ओल्डेस्ट थे उस टाइम पे, उस असेंबली में सबसे जो मतलब बूढ़े थे, मतलब सबसे ज्यादा एज थी जिनके, ओल्डेस्ट थे वो एज में, तो उनको क्या क्या टेम्परेरी प्रेसिडेंट मतलब इलेक्ट कर लिया गया उस टाइम पे, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस।
तो फ्रेंच मतलब फ्रांस में ऐसा हुआ था उस टाइम पे। तो फ्रांस में ऐसा सिस्टम हुआ कि सबसे जो ज्यादा एज का उसी प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया। तो आप ये देखो 2024 में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था डॉक्टर संजय सिन्हा के, ऑप्शंस दिए गए थे कि कौन टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था, इलेक्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था, उसमें मेरा जो सेट भी था उसमें डी था, डॉक्टर संजय सिन्हा, और मैंने सही भी किया था इसको, ठीक है। तो उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना, ठीक है, इलेक्ट कर लिया उन्होंने, फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए, ओल्डेस्ट मेंबर थे, ठीक है, याद रखिएगा आप। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लास्ट में क्या कर दिया, फिर उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट चूज कर लिया, इलेक्ट कर लिया। और उसके अलावा ये तो पता ही होगा ऑब्वियसली आपको, और उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट बन जाएगा, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हो जाएगा 26 जन 1950 को, तब ये क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, सिंपल। इसके अलावा एस सी मुखर्जी और जो आपके वीटी कृष्णाचार्य थे, वो क्या थे, दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट थे। तो सिंपल है, देखो सपोज करो असेंबली की मीटिंग चल रही है, मीटिंग होनी है, बट आज ये प्रसाद साहब क्या है, आए नहीं, एब्सेंट है, तो क्या होंगे, एस सी मुखर्जी साहब क्या कर लेंगे, उस जो फर्स्ट असेंबली को क्या करें, चेयर कर लेंगे उसको, ठीक है। सपोज करो ये प्रसाद साहब भी नहीं आए, एस सी मुखर्जी साहब भी नहीं आए, तो फिर क्या होगा, वीटी कृष्णाचार्य उसको क्या करेंगे, उसको चेयर करेंगे, ठीक है। तो ये उसको कंटिन्यूस उसको रखने के लिए ये एक्चुअली में दो इसके वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, ठीक है, और कुछ रीजन नहीं था, चलिए, ताकि जो काम रुकना नहीं चाहिए लगातार, ठीक है, कोई एब्सेंट भी रहे तो सिंपल। और सब तो वैसे रेयरली होगा कि तीनों एब्सेंट हो जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली तीनों में से कोई तो एक ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा ही होगा। देखो अब क्या है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फंक्शन क्या क्या थे, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपको पता ही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया है, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही बना है। देखो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट क्या होगा, लागू नहीं होगा इंडिया पे, ठीक है। तो अब जब लागू नहीं होगा तो लॉ वगैरह तो बनाने पड़ेंगे ना भाई, अब ब्रिटिश इंडिया का कोई लॉ नहीं बन रहा है, तो आपको क्या लॉ बनाने पड़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दोनों काम किए, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया 1947 से लेकर 1950 तक, और इसके अलावा एक पार्लियामेंट के फॉर्म में भी काम किया। तो इसका मतलब उन्होंने लॉज भी बनाए, जनरल लॉज बनाए, अंटिल फर्स्ट जनरल इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन कब हुए, 1951-52 में, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। वो आपको डेट याद रखनी है, देखो ट्राई कलर जो था वो उसको फहराए तो बहुत पहले गया था, बट इसको जो नेशनल फ्लैग की जो अप्रूवल है वो 22 जुलाई 1947 को मिली है। तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को उसको क्या मिली है, वो जस्ट इंडिपेंडेंस से थोड़े दिन पहले उसे नेशनल फ्लैग की अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो क्या होगा 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे, रेड फोर्ट पे क्या करेंगे, ट्राई कलर को फहराएंगे वहां पे, ठीक है, रेड फोर्ट पे। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ हमने कल पढ़ाया था, आई थिंक मतलब पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन सिर्फ 56 मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फॉर्मल कॉलोनीज हैं वो इसके मेंबर हैं, या मतलब कोई इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है, हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज है, वो भी इसके पार्ट है। तो इंडिया ने इसकी मेंबरशिप को कब रेक्टिफाई किया, मई 1949 को, मई 1949 को, आप इसका डेट याद रखिएगा, ऑर्डर हो गया साहब, ठीक है। और तो 24 जैन 1950 को हमने दो चीजें अडॉप्ट की, वो थे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो होता है, वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, और नेशनल एंथम जन गण मन, इन दोनों को हमने 24 जैन 1950 को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो आपको है ना इसका ऑर्डर याद रखना, ये तो आपको पता ही हो जाएगा, दोनों पते हो जाएंगे। और इस आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी की फॉर्म में बैठती थी, तो उसके जो प्रेसिडेंट कौन थे, वो जीवी मावलिंकर थे, कौन थे, जीवी मावलिंकर, ठीक है, आप याद रखिएगा, जीवी मावलिंकर, ठीक है, बस याद रखना, ठीक है। तो इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, अदरवाइज तो प्रेसिडेंट देखो वो थे राजेंद्र प्रसाद, उसके दो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एस सी मुखर्जी, वीटी कृष्णाचार्य। बट जब एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी के फॉर्म में ये सीट मीटिंग होती थी इसकी, तो जीवी मावलिंकर इसकी क्या होते थे, प्रेसिडेंट होते थे, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को कब रेक्टिफाई किया, मई 1949 को, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया 26 जैन 1950 को। तो अब ये ऑर्डर में याद रखिए तीनों को, ठीक है, कभी पूछ ले तो, ठीक है, बाई चांस ऑर्डर। उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, देखो टोटल कितने सेशन हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, टोटल सेशन हुए थे आपके 11 सेशन हुए थे, ठीक है। और टाइम कितना लगा मैंने पहले ही बता दिया है, 2 years 11 month 18 days, ये टोटल टाइम लगा, अराउंड 30 years के आसपास लगा है।
और एक्सपेंडिचर इसको खर्चा बनाने में कितना है, अराउंड 64 लाख आया है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा था ये। और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना फाइनल सेशन हेल्ड किया। ठीक है, सिंपल है। और इसके अलावा अब हाँ, अब देखो, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा 26 जैन 1950, कॉन्स्टिट्यूशन तो एनफोर्स हो जाएगा। बट जब तक नई पार्लियामेंट नहीं बनेगी जनरल इलेक्शन 1951-52 के बाद, तब तक ये क्या करेगी, पार्लियामेंट टेम्पररी पार्लियामेंट के फॉर्म में काम करती रहेगी। मैंने पहले भी बताया इसके दो तरह से इसकी सीटिंग होती थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फॉर्म में और दूसरी लेजिस्लेटिव बॉडी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये तब तक क्या करेगी, पार्लियामेंट के दिन लॉ बनाती रहेगी। ठीक है, जब पार्लियामेंट बन जाएगी तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। इसे सिंपल है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, वो सब अपन देख लेते हैं एक बार। नॉर्मल है, कैसे बना देखो। अडेप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट कब किया, 26 नवंबर 1949 को और 49 को, और इसी डे को अपन क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक है, आई थिंक प्रीलिम्स 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, और एक एक्चुअली एक रॉन्ग स्टेटमेंट भी दे रखा था कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी है, ठीक है, उसको कब स्टेब्लिश किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो इस डेट को क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, बन गया, तैयार हो गया। ठीक है, सिंपल। बट इस दिन इंप्लीमेंट नहीं हो, इस दिन बस कुछ ही प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया। देखो कुछ ही प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया, जैसे सिटीजनशिप वगैरह, सिटीजनशिप की जो प्रोविजन हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रोविजंस है। देखो आपको सिंपल पता होनी चाहिए, आप इलेक्शन करने के लिए तो ऑब्वियसली पहले चाहिए ना। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस और सिटीजनशिप के प्रोविजंस दोनों ही 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, और रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस वो कब लागू हुए थे, वो हुए थे 26 जैन 1950 को। ठीक है, सिंपल है। अब देखो आपको भी ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी इतना टाइम तो ले गया है, ठीक है, तो अब इतना वेट क्यों किया। तो देखो इसका एक रीजन था, 26 जैन 1929 को एक्चुअली में जो जवाहरलाल नेहरू ने जो रावी जो रिवर है उसमें लाहौर में क्या किया, रावी जो रिवर है, ठीक है, लाहौर में उसके तट पे उन्होंने ना ट्राई कलर फर्स्ट टाइम फहराया था, और सबसे बोला कि हमें पूर्ण जो फुल फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम की उन्होंने मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य जिससे बोलते हैं कंप्लीट स्वराज्य, उसको उन्होंने डिमांड की थी। और उस दिन को यादगार बनाने के लिए, उस दिन की मेमोरी में उन्होंने क्या किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दो तीन महीने वेट किया। ठीक है, 2 महीने बेसिकली, और उसके बाद 26 जैन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली इनफोर्सिबल हो गया, और इसी दिन को अपन रिपब्लिक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं 26, ठीक है, 26 जनवरी को। और 26 नवंबर को अपन क्या सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो मॉरल्स है, वैल्यूज को प्रमोट किया जा सके। सिंपल। अब जो लास्ट जो टॉपिक है वो है इंपोर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वो कौन कौन सी कमिटीज थी, इंपोर्टेंट कमिटीज है। तो कमिटीज तो वैसे लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी कमिटीज दे रखी है उन्होंने, माइनर कमिटीज भी दे रखी है बहुत सारे, और मैंने भी एक्चुअली बहुत ट्राई किया सबको याद करने का, बट अल्टीमेटली थोड़े दिन होते हैं आप भूल जाते हो। तो इंपोर्टेंट कमिटी देखो आज तक तो यूपीएससी ने पूछा नहीं है, एक्सेप्ट दिस ड्राफ्टिंग कमिटी, उसके बारे में पूछा। ठीक है, और इसके बारे में किसी कमेटी के बारे में नहीं पूछा, बट फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब चांस बाई चांस कभी पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट कमिटीज को मैंने यहाँ पे मतलब नोट डाउन कर लिया आपके लिए। ठीक है, तो देखो ये कमेटी है, और यहाँ पे क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। सिंपल। तो आपको देखो हमें दो के पेयर पे याद, मतलब इससे अलग अलग कलर से रखा है इसको, ताकि आपको लिए याद करना इजी हो जाए। देखो मैंने इसके लिए यूनियन पावर कमेटी, देखो आपको सिंपल पता होना चाहिए, इसके प्रेसिडेंट क्या होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उसके बीच प्रेसिडेंट क्या होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। इसका देखो ये लॉजिक है कि देखो जवाहरलाल नेहरू क्या होने वाले, प्रेसिडेंट होने, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, तो यूनियन पावर, पावर मतलब उनके पास ज्यादा पावर होगी। सिंपल है, यूनियन से रिलेटेड है, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब तो हो सकते हैं ना यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, जो क्या बोलते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी है उसके क्या हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, बट नहीं है। अब आपको याद ये रखना है अम्बेडकर साहब ओनली किस कमेटी के चेयरमैन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, उनको उसी से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो ये काम क्या ही करेंगे। ठीक है, तो यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी उसके चेयरमैन हमें याद रखना है कि कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, और यूनियन पावर कमेटी उसके भी चेयरमैन कौन है, आपके जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, देखो आपको पता ही है जो सारे जो प्रेस का इंटीग्रेशन इंडिया में हुआ है वो इस एक इंसान की वजह से, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इन्हें आयरन मैन भी बोला जाता है। ठीक है, तो
सिंपल है, इन्होंने बहुत मतलब देखो प्रोविंसेस को अपने में मिलाने के लिए क्या क्या काफी मेहनत की है। तो इन्होंने आप ऐसे इसका लॉजिक याद रख कि भाई देखो मतलब प्रोविंसेस को मिलाने में काफी उन्होंने हेल्प की है, तो इसलिए उन्हें प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड बना दिया। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, अब आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक मुझे लगा नहीं, तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, उसके जो चेयरमैन कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और जो देखो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, देखो आपको पता ही है आज भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर वगैरह होते हैं, तो उसके जो अल्टीमेट उसको डिसाइडर कौन होते हैं, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के जो चेयरमैन वही होते हैं। तो उसी प्रकार उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो आप ये लॉजिक याद रख सकते कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर की कमेटी के जो हेड कौन थे, ये चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि उस टाइम पे थे परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। इसके साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है, ठीक है, वो क्या है, आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसके चेयरमैन आपको पता ही होगा डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके साथ साथ और कौन कौन से मैंने मतलब पिछले लेक्चर में थी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया भी है कि कौन कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर है। देखो डॉक्टर अम्बेडकर साहब है ही चेयरमैन, ठीक है, उसके बाद के मुंशी साहब है, उसके बाद सैयद सादुल्ला, वो हो गए 3। उसके बाद देखो जो श्री कृष्ण उनके नाम के पर्यायवाची वर्ड्स है जो सिनोनिम है, देखो ये तो कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, माधव राव, ठीक है। उसके बाद गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, और एक एक कृष्णा स्वामी अयंगर, ठीक है, अय्यर। तो ये 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, आप याद रख सकते हो, और ये कमिटीज है, ठीक है, इजीली आप याद सकते हो। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, मतलब ये दोनों यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और तो प्रोविंशियल कमेटी किसकी हो जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट, आप ये तो इसको याद रखना पड़ेगा विदाउट लॉजिक। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर आपको पता है, ऐसे लॉजिक क्या लगा सकते हो, ड्राफ्टिंग कमेटी का हमें पता ही होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई Ambedkar is called as father of the Indian Constitution. So thank you guys for your time. Bye, take care.